हेलो गाइस। आज का हमारा आर्टिकल है इंडिया कैन बिकम ए बायोडाइवर्सिटी चैम्पियन। ठीक है, तो इंडिया क्या है, एक बायोडाइवर्सिटी चैम्पियन बन सकता है। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? द एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म में, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब विविधता किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो इंडिया क्या बन सकता है? एक बायोडाइवर्सिटी चैंपियन बन सकता है अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको कंजर्व करते। ठीक है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना के इंडिया क्या बन सकता है? एक बायोडाइवर्सिटी चैंपियन बन सकता है। ये आज की हेडिंग का मतलब है। अब हम लाइन बाय लाइन समझेंगे इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम आपको समझाते हैं। एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग नोट करते जाना। ठीक है, द सम एंड वेरिएशन ऑफ अवर बायोलॉजिकल बेल्ट नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो क्या है, मतलब ये क्या है बायोडाइवर्सिटी? द सम एंड वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है? मतलब अदला बदली, आगे पीछे होना, वेरी करना। ठीक है, तो टोटल जितना भी है, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, और जितनी भी वेरिएशन है, मतलब अलग अलग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, छोटे बड़े, ऑफ ओवर बायोलॉजिकल बेल्ट। बायोलॉजिकल बेल्ट क्या होती है? मतलब जो इन्वायरमेंट हमें हेल्प करता है सस्टेन करने में, जीने में, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल बेल्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। मतलब जितनी भी टोटल सम है, वेरिएशन है हमारी बायोलॉजिकल बेल्ट का। बायोलॉजिकल बेल्ट मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पेड़ पौधे, जितने भी जो हमें हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद इज़ असेंशियल टू द फ्यूचर ऑफ दिस प्लानट। ये किसके लिए ज़रूरी है? हमारे जो प्लानट है उसके फ्यूचर के लिए, अगर फ्यूचर जनरेशन को सर्वाइव करना है। ठीक है, उसके बाद The importance of our planet's biodiversity was strongly articulated at the United States Biodiversity Conference in Montreal, Canada। तो क्या है जी? एक वर्ड मीनिंग लिखिए, आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेटेड का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, मतलब बताना। तो ये जो मतलब द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर प्लैनेट्स बायोडाइवर्सिटी, जो हमारे प्लैनेट की बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंट है, मतलब जो उसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसकी बात हुई कहाँ पे? इज़ वॉज स्ट्रांगली आर्टिकुलेटेड, मतलब इसको एक्सप्रेस किया गया, बताया गया कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हुई एक, मॉन्ट्रियल कनाडा में, वहाँ पे इसका जिक्र हुआ। ठीक है, ऑन December 19, 2022, 188 countries representatives adopted an agreement to halt and reverse biodiversity loss। ठीक है, तो क्या हुआ? दिसंबर 19, 2022 में ये कॉन्फ्रेंस हुई। यहाँ पे कहाँ पे हुई? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई। यहाँ पे जो 188 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स है, उन्होंने एक एग्रीमेंट मतलब साइन किया। किस चीज़ को लेके? टू हॉल्ट। हॉल्ट का मीनिंग लिखिए, HALT का मीनिंग होता है स्टॉप करना, बंद करना। एंड रिवर्स, रिवर्स मतलब वापस लाना बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो बायोडाइवर्सिटी हम लोग खो चुके हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको क्या किया इन्होंने? उसको वापस लाने के लिए और ख़त्म करने के लिए, टू हॉल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस, मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस को बंद करने के लिए, और उसको जो हमने लॉस हुआ है हमको उसको वापस लाने के लिए, उसके लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। बाय कंजर्विंग 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड 30% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन बाय 2030। और उन्होंने क्या बोला? हम लैंड पे भी 30% तक कंजर्वेशन करेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस का, और 30% ही हम लोग ओशन में भी करेंगे। 2030 तक का ये टारगेट है, जिसको 30x30 प्लेज बोला गया। ठीक है, इंडिया करंटली होस्ट 17% ऑफ द प्लैनेट्स ह्यूमन पॉपुलेशन। लगभग 17% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में है पूरे प्लैनेट की। ठीक है, उसके बाद मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन, एंड 17% ऑफ द ग्लोबल एरिया इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। और जो 17% इंडिया का एरिया है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में है। हॉटस्पॉट मतलब जहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा रिचनेस है, मतलब लाइफ की, बायोडाइवर्सिटी की, डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जो इंडिया में कितने हैं? लगभग 17% है, काफ़ी ज़्यादा हैं। प्लेसिंग इट एट द हेल्म। हेल्म क्या होता है? मतलब लीडर, गाइड, टू गाइड द प्लैनेट इन बिकमिंग बायोडाइवर्सिटी चैम्पियन। जो इंडिया को क्या करता है, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, इसकी ये क्या करता है इंडिया को? प्लेसिंग इट एट द हॉल, मतलब एक लीडर बनाता है,
ताकि इंडिया क्या करे, टू गाइड करे किसको, पूरे प्लैनेट को, पूरे वर्ल्ड को, इन बिकमिंग बायोडाइवर्सिटी चैंपियन। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके बायोडाइवर्सिटी चैंपियन बनने में इंडिया गाइड कर सकता है, मदद कर सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इंडिया में ही है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब क्या है, प्रोग्राम्स विद पोटेंशियल। प्रोग्राम्स विद पोटेंशियल मतलब कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो लॉन्च किए गए हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, जिनमें पोटेंशियल है, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू दिस कॉल द यूनियन बजट 2023 मेंशन ग्रीन ग्रोथ एज वन ऑफ द 7 प्रायोरिटीज और सप्तऋषिज। तो इस चीज़ को मतलब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए तो जो हमारा यूनियन बजट था 2023 का, उसने ग्रीन ग्रोथ को मेंशन किया एज वन ऑफ द 7 प्रायोरिटीज़। मतलब जो 7 प्रायोरिटीज़, प्रायोरिटी मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे खास फोकस करना, किसी चीज़ को प्रायोरिटी देना। तो जो इंडिया ने 7 प्रायोरिटीज़ दी थी, जिसको सप्तऋषि बोला था, उसमें ग्रीन ग्रोथ भी एक प्रायोरिटी थी इंडिया की। मतलब हम ग्रीन ग्रोथ पे काम करेंगे, ठीक है। दी एम्पसिस, एम्पसिस क्या मतलब क्या होता है, फोकस करना। ऑन ग्रीन ग्रोथ इज़ वेलकम न्यूज़ फॉर इंडियाज़ बायोलॉजिकल बेल्ट एज द कंट्री इज़ फेसिंग सीरियस लॉस ऑफ नेचुरल एसेट्स सच एज सॉइल, लैंड, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी। तो जो ग्रीन इंडिया पे मतलब दी एम्फसिस ऑन ग्रीन ग्रोथ, जो ग्रीन इंडिया पे इंडिया ने फोकस किया है, ये एक वेलकम न्यूज़ है फॉर इंडियाज़ बायोलॉजिकल बेल्ट। मतलब बायोलॉजिकल बेल्ट मतलब इन्वायरमेंट को जो प्रोटेक्ट करती है, तो इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया के इन्वायरमेंट को, बायोलॉजी को ये लोग मतलब कंजर्व करने का काम करेगी, जो बायोलॉजिकल बेल्ट है इंडिया की। एज दी कंट्री इज़ फेरी, क्योंकि इंडिया जो है वो सीरियस लॉस फेस कर रही है ऑफ नेचुरल एसेट्स। नेचुरल एसेट्स कौन से होगी, जो जैसे सॉइल है, लैंड है, वाटर है, बायोडाइवर्सिटी है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही है इंडिया में। तो इसको ये क्या करेगी, वापस रिवाइव करने का काम करेगी, वापस पटरी पे लाने का काम करेगी। इसीलिए ये इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। उसके बाद द नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया एम्स टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर ऑन डिग्रेडेड लैंड्स एंड प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्टेड लैंड्स। तो जो नेशनल मिशन है ना ग्रीन इंडिया का, उसका एम क्या है, फॉरेस्ट एरिया को, फॉरेस्ट कवर को क्या करना, इंक्रीज करना, जो कि क्या हो चुका है ऑन डिग्रेडेड लैंड, जहाँ पे मतलब फॉरेस्ट एरिया खत्म हो गया ना, डिग्रेड का मतलब होता है खत्म होना, उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, दोबारा फॉरेस्ट लाएगा। ये किसका प्लान है, जो हमारा नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है उसका प्लान है। एंड प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्टिंग लैंड, और जहाँ जहाँ पे भी फॉरेस्ट प्रेजेंट है इंडिया में, उसको भी क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ये इस मिशन का काम है, ठीक है। उसके बाद the green credit program has the objective to incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals and local bodies। तो जो एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, इनको याद रखना, ये आप एग्जाम में लिख सकते हो। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हैज़ द ऑब्जेक्टिव टू इंसेंटिवाइज इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिव एक्शंस बाय कंपनीज। इंसेंटिवाइज करना मतलब अगर आप कोई काम करोगे तो आप उसको क्या करेगी, गवर्नमेंट उसको पैसे देगी, इंसेंटिव देगी, टू इंसेंटिवाइज इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल मतलब जो फॉरेस्ट को कंजर्व करने का काम करेंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, ताकि वो बच सके, उसको मतलब सस्टेनेबल वे में यूज़ करेंगे। उनको क्या करेगी, वो इंसेंटिवाइज करेगी, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करवाएगी। एंड रिस्पॉन्सिव एक्शंस बाय कंपनीज, अगर कोई कंपनी है या फिर कोई इंडिविजुअल है या फिर कोई लोकल बॉडी है, अगर वो अच्छे से काम करेगी, मतलब इन्वायरमेंट को देख के काम करेगी, तो उसको भी वो क्या करेगी, इंसेंटिवाइज करेगी, मतलब इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। ये किसका ऑब्जेक्टिव है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का। उसके बाद द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट। तो जो ये मैंग्रोव इनिशिएटिव है ना, शोर लाइन मतलब जो समुद्र के आसपास तटीय के इलाके हैं, उसको बोलते हैं शोर लाइन हैबिटेट, जहाँ पे लोग रहते हैं। एंड टेंजिबल इनकम इस, तो ये जो इनिशिएटिव है ना मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है उनको कंजर्व करने का, इस पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट, ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव, क्योंकि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कोस्टल इकोसिस्टम इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जो हमारे मतलब बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोस्टल इकोसिस्टम, क्योंकि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है और जो कोस्टल इकोसिस्टम रहता है, इकोसिस्टम क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो मतलब कनेक्शन रहता है ना, जो लिंक रहता है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। उसमें बायोटिक भी आएगा, मतलब लाइफ भी आएगी, और नॉन लिविंग थिंग्स भी आएंगी, मतलब हमारा रिलेशन कैसा है हमारे इन्वायरमेंट के साथ, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो जो कोस्टल इकोसिस्टम है और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। मिटिगेटिंग का मतलब क्या होता है, कम करना, क्लाइमेट चेंज को कम करना, क्योंकि बहुत तेज़ी से क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद द प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नोरिशमेंट एंड
amelioration of Mother Earth for reducing inputs of synthetic fertilizers and pesticides is critical for sustaining our agriculture। तो जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है क्या करने के लिए, रिस्टोर अवेयरनेस, नॉरिशमेंट मतलब पोषण करना, एमिलियोरेशन का मतलब लिखिए आप क्या होता है, सुधार करना, ठीक है। तो ये जो पीएम प्रणाम, इसका नाम है पीएम प्रणाम प्रोग्राम है, ये किसके लिए है, फॉर रिड्यूसिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स मतलब फर्टिलाइजर्स, मतलब जो हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं और जो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं ना, तो उसको क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, कम करेगा, क्योंकि उसकी वजह से क्या है ना, लैंड भी ख़राब होती है, ठीक है, डिग्रेड होती है। इज़ क्रिटिकल फॉर सस्टेनिंग अवर एग्रीकल्चर, हमें अगर अपने एग्रीकल्चर को सस्टेन करना है मतलब बचा के रखना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी को काम करे, तो हमें पेस्टिसाइड्स का थोड़ा कम यूज़ करना पड़ेगा, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसके लिए पीएम ने पीएम प्रणाम नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इस क्रिटिकल मतलब होता है इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग अवर एग्रीकल्चर, हमें अगर अपने एग्रीकल्चर को बचाए रखना है, ठीक है। उसके बाद Finally, the Amrit Dharohar scheme directly mentions our biological wealth and is expected to encourage optimal use of wetlands। तो एक जो ये स्कीम है ना, अमृत धरोहर स्कीम, ये क्या करती है, हमारी बायोलॉजिकल वेल्थ है जो मतलब जो इन्वायरमेंट है उसको मेंशन करती है, एंड इज़ एक्सपेक्टेड, और ये क्या कर एक्सपेक्ट किया जा रहा है इससे, ये क्या करेगी, एक्सपेक्टेड टू ऑप्टिमल यूज़ ऑफ, मतलब ऑप्टिमल क्या होता है, मतलब मैक्सिमम यूज़ करेगी किसका, सही तरीके से। ऑप्टिमल मतलब होता है सही तरीके से यूज़ करना और अच्छे से यूज़ करना, किसका, वेटलैंड्स का। वेटलैंड्स मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पे पानी पानी रहता है उनको बोलते हैं वेटलैंड्स। एंड इन्हेंस बायोडाइवर्सिटी, और जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारे यहाँ प्रजातियाँ पाई जाती हैं लिविंग थिंग्स की, उनको बचाएगी, ठीक है, उसको होता है बचाना। उसके बाद है कार्बन स्टॉक, कार्बन स्टॉक को भी इन्हेंस करेगी। कार्बन स्टॉक क्या होता है, जो हमारे फॉरेस्ट की एबिलिटी है कार्बन को स्टोर करने की, मतलब जितना भी बायोमास पाया जाता है ना फॉरेस्ट में, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, मतलब फॉसिल फ्यूल्स बोल रहा हूँ, जैसे मतलब जितने भी बायोमास जो अर्थ की क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, इन्वायरमेंट में कम जाएगी, मतलब स्टोर होके रहेगी, तो उससे क्या होगा, थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। तो कार्बन स्टॉक को भी ये इंक्रीज़ करने का काम करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने हैं ताकि जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन को स्टोर करके रखें, ठीक है। तो ये मतलब है हमें कार्बन स्टॉक को भी बढ़ाने का, ये मतलब बोलेगी जो धरोहर स्कीम है। और इको टूरिज्म पे बात करेगी। इको टूरिज्म क्या होता है, मतलब टूर करना, किसी जगह पे टूर करना, जैसे फॉरेस्ट लैंड हो गई, वहाँ की स्टडी करना, लेकिन किस वे में जाना, मतलब अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज़ करना उसमें, जिससे पोल्यूशन कम हो, ठीक है। और इको टूरिज्म मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ही बात करता है, मतलब ये लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, अच्छे अच्छे इन्वायरमेंट में जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। तो इको टूरिज्म को भी ये बढ़ाएगा। उसके बाद है अपॉर्चुनिटीज़ एंड इनकम जनरेशन फॉर लोकल कम्युनिटीज़, और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो मतलब फॉरेस्ट एरिया वगैरह में पाई जाती हैं, उनको भी ये बढ़ावा देगा, बढ़ाने का, उनकी इनकम को बढ़ाने का भी ये काम करेगी, जो ये धरोहर स्कीम है। तो ये सब चीज़ें ये लोग करते हैं। उसके बाद इफ़ इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, अगर इसको सही तरीके से, मतलब जैसे लिखा गया है वैसे ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया, एंड स्पिरिट मतलब सही तरीके से, अमृत धरोहर विद इट्स एम्फसिस ऑन सस्टेनेबिलिटी बाय बैलेंसिंग कंपीटिंग डिमांड्स विल बेनिफिट एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। अगर इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया तो ये क्या करेगी, क्योंकि इसका फोकस किस पे है, विद इट्स एम्फसिस मतलब फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी पे फोकस है। सस्टेनेबिलिटी मतलब हमें बचाए रखना है ताकि फ्यूचर जनरेशन भी हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारे इन्वायरमेंट का अच्छे से यूज़ कर सके, ठीक है। बाय बैलेंसिंग कंपीटिंग डिमांड्स, कंपीटिंग डिमांड्स मतलब क्या होता है, हमें बैलेंस करना पड़ेगा कंपीटिंग डिमांड्स, क्योंकि वुड की डिमांड है, जंगलों को काटा जा रहा है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा उस। तो कैसे ये करेगा, बाय बैलेंसिंग कम्पीटिंग डिमांड्स, मतलब जो भी कम्पीटिंग डिमांड्स है, कम्पीटिंग मतलब कम्पीट करना एक दूसरे के साथ, कि हम इतना फॉरेस्ट लेंगे, हम इतनी लकड़ी काटेंगे, उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, विल बेनिफिट एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, तो मतलब पानी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको भी इससे फ़ायदा होगा, एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, और जो इकोसिस्टम है ना जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसको भी बेनिफिट होगा इससे, क्योंकि इकोसिस्टम भी हमारा बचा रहेगा। इकोसिस्टम समझ रहे हो ना, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उनका, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो वो अपना इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन शेयर करते हैं उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद दी रिसेंट इंटरवेंशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, इंटरवेंशन क्या होता है, मतलब हस्तक्षेप करना, ठीक है।
बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टू स्टॉप द ड्रेनिंग ऑफ हादिरपुर ए रामसर वेटलैंड इन उत्तर प्रदेश टू सेव गार्ड माइग्रेटरी वाटर फाउल इज़ इनकरेजिंग। तो जो अभी रिसेंटली जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, मतलब फॉरेस्ट की मिनिस्ट्री है, उसने क्या किया चेंज टू स्टॉप द ड्रेनिंग ऑफ हादिरपुर रामसर वेटलैंड इन उत्तर प्रदेश। उसने इंटरवेंशन किया, मतलब हस्तक्षेप किया, किस चीज़ को लेके, स्टॉप द ड्रेनिंग ऑफ हादिरपुर। ड्रेनिंग का क्या मतलब होता है? पानी को बहा देना और जगह को खाली कर देना, उसको बोलते हैं ड्रेनिंग। तो उसने क्या किया, स्टॉप करने की बात की कि जो हादिरपुर जो एक रामसर वेटलैंड है जहाँ पे पानी पाया जाता है, उसको ड्रेन नहीं करना है, उसकी ड्रेनिंग को उन्होंने स्टॉप कर दिया। क्योंकि पानी अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर जो हम वहाँ पे पंछी जो रहते हैं पानी में, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि पानी को आपने ड्रेन कर दिया, वहाँ से नाली में बहा के या कहीं और यूज़ कर लिया उस पानी का, जो वेटलैंड का पानी था, तो जो पंछी वहाँ पे रहते हैं वो भी चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने उसको क्या किया, स्टॉप करने की बात की। उस मतलब ड्रेनिंग जो चल रही थी वहाँ पे पानी को जो निकाला जा रहा था, उत्तर प्रदेश में है ये रामसर वेटलैंड, इसको बोलते हैं हादिरपुर, ठीक है। टू सेफगार्ड माइग्रेटरी वाटरफाउल इज़ इनकरेजिंग। तो किसको सेव करने के लिए किया उन्होंने? माइग्रेटरी वाटरफाउल। फाउल क्या होता है? पंछी, मतलब जो पानी में पंछी रहते हैं ना, उनको कंजर्व करने के लिए। क्योंकि अगर आप लोग पानी ड्रेन कर दोगे तो पंछी जो है वो चले जाएंगे। तो ये क्या था, एक इनकरेजिंग स्टेप था, मतलब प्रोत्साहन देने वाला स्टेप था, ठीक है। उसके बाद मस्ट बी साइंस बेस्ड, मतलब विज्ञान बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ क्रिटिकल दैट दिस प्रोग्राम्स रिस्पॉन्ड टू द करंट स्टेट ऑफ द कंट्रीज बायोडाइवर्सिटी विद एविडेंस बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी जो हमने प्रोग्राम्स की बात की, जैसे धरोहर स्कीम है, या फिर जो ग्रीन इंडिया की हमारे इंडिया में मतलब बजट की बात हुई है, ठीक है। और जो अभी उत्तर प्रदेश में जो डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने कि हम लोग ड्रेनिंग स्टॉप करेंगे, किसकी, जो एक हादिरपुर एक रामसर वेटलैंड है, ताकि हम लोग वाटरफाउल जो पंछी पानी में आते हैं उनको हम लोग कंजर्व कर सके। तो इट इज़ क्रिटिकल दैट दिस प्रोग्राम्स, जो भी जितने भी प्रोग्राम है, रिस्पॉन्ड टू द करंट स्टेट ऑफ कंट्रीज बायोडाइवर्सिटी। मतलब ये किसके लिए बनाए जाएं, किसको रिस्पॉन्स करें? जो हमारी करंट स्टेट है अभी बायोडाइवर्सिटी की, मतलब हमारी बायोडाइवर्सिटी कैसी है उसको देख के ये प्रोग्राम बनाने चाहिए विद एविडेंस बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। और इनकी इम्प्लीमेंटेशन, इनको लागू कैसे करना चाहिए? एविडेंस बेस्ड, मतलब हमें जगह जगह जाके देखना चाहिए, एविडेंस लेने चाहिए कि यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, इस जगह को हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं। उस हिसाब से हमारे जो प्रोग्राम है ये इम्प्लीमेंट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एविडेंस बेस्ड, मतलब सबूत इकट्ठा करके कि किस चीज़ को कहाँ ज़रूरत है, वैसे हमको इसको करना चाहिए। A science-based and inclusive monitoring program is critical not only for the success of these efforts but also for the documentation and distillation of lesson learned for replication nationally as well as globally। और साइंस बेस्ड मतलब विज्ञान के रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और जो इंक्लूसिव मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग मतलब देखते रहना, और इंक्लूसिव मतलब हर जगह इंक्लूसिव मतलब होता है हर जगह यहाँ इंक्लूड है। मतलब क्या करना, ये साइंस बेस्ड, मतलब एक तो साइंस बेस्ड होना चाहिए, टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए, और इंक्लूसिव मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मतलब देखते रहना चाहिए। प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए जिसमें साइंस बेस्ड भी हो और वहाँ पे इंक्लूसिव मॉनिटरिंग भी हो। ऐसे प्रोग्राम क्या हैं, इस क्रिटिकल नॉट ओनली फॉर द सक्सेस ऑफ दिस एफर्ट्स, मतलब जितने भी हमने एफर्ट की बात की, प्रोग्राम्स की बात की, तो उसमें क्या होना चाहिए, वो सब साइंस बेस्ड होने चाहिए, और इसमें मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, मतलब साथ साथ में गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये क्या होगा, जरूरी होगा, नॉट ओनली फॉर द सक्सेस ऑफ दिस एफर्ट्स। अगर हमें मतलब सक्सेस पानी है, इन एफर्ट्स को, इन स्कीम्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है, तो ये सब जरूरी होगा, बट ऑल्सो फॉर डॉक्यूमेंटेशन। अगर हमें उनको नोट भी करना है, मतलब किसी डॉक्यूमेंट में भी लिखना है, तो उसमें भी हमें हेल्प करेगी। उसके बाद एंड डिस्टिलेशन ऑफ लेसन्स लर्न फॉर रेप्लिकेशन, और जो भी हम लोग लेसन लर्न करते हैं उसका डिस्टिलेशन करना। डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है, उनको सेपरेट करना, उनको लेना, एक्सट्रैक्ट करना फॉर रेप्लिकेशन, ताकि रेप्लिकेशन मतलब होता है रिप्रोड्यूस, ताकि हम उनको जगह जगह लागू कर सके, नेशनली भी लागू कर सके और ग्लोबली भी लागू कर सके। उस चीज़ को डॉक्यूमेंट के रूप में लिखना, ठीक है, और उन मतलब जो भी हमने लर्न किया है उसको डिस्टिल करना, एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, ताकि हम लोग उसको रिप्रोड्यूस कर सके फॉर रिप्रोडक्शन, रेप्लिकेशन, ठीक है, नेशनली भी कर सके और ग्लोबली भी उस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल कर सके। उसके बाद न्यू मिशंस एंड प्रोग्राम शुड इफेक्टिवली यूज मॉडर्न कंसेप्ट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम दैट कंसीडर इकोलॉजिकल, कल्चरल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ अवर बायोलॉजिकल वेल्थ।
तो जितने भी न्यू मिशन एंड प्रोग्राम शुड इफेक्टिवली यूज़ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, मतलब जितने भी हमारे न्यू मिशन है या फिर प्रोग्राम है इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, उनको मॉडर्न कंसेप्ट है जो उनको यूज़ करना चाहिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए ऑफ सस्टेनेबिलिटी। जो भी मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाई गई है सस्टेनेबिलिटी मतलब किसी चीज़ को कंजर्व करने के लिए, एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम को वैल्यूएशन करने के लिए, दैट कंसीडर इकोलॉजिकल, कल्चरल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ और बायोलॉजिकल, जो किस चीज़ पे हमारा फोकस करती है, मतलब किस चीज़ को कंसीडर करती है हमारी इकोलॉजिकल मतलब इन्वायरमेंट, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम को बोलते हैं इकोलॉजिकल, ठीक है। उसके बाद कल्चर को, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है हमारे बायोलॉजिकल वेल्थ के, उसको कंसीडर करेगी। तो इस हिसाब से हमें हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद विद क्लियर सिस्टम बाउंड्रीज प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द बेनिफिट्स टू रिसोर्स पीपल, ठीक है। रिसोर्स पीपल क्या होता है ना, जो मतलब किसी फील्ड में एक्सपोर्ट हो, किसी एरिया में एक्सपोर्ट हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब क्लियर सिस्टम बनाना पड़ेगा। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द बेनिफिट्स टू रिसोर्स पीपल मतलब जो लोग एक्सपोर्ट हैं उन्हें प्रायोरिटाइज मतलब प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उनको लाना पड़ेगा और उनको बेनिफिट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, एंड फंड सर्विसेज मतलब पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। एज द इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ जनरेटिंग वैल्यू हैज़ एनॉर्मस पोटेंशियल फॉर मल्टीपल सस्टेनेबल बायो इकोनॉमीज, तो ये सब मतलब हमें फंड वगैरह इकट्ठे करने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, और जो रिसोर्स पीपल है मतलब जिनके पास जानकारी है, मतलब रिसोर्स पीपल हो गया जो किसी फील्ड में एक्सपर्टाइज है, इन्वायरमेंट की फील्ड में एक्सपर्टाइज है, उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, बेनिफिट प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उनको हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और हमें फंड सर्विसेज जनरेट करनी पड़ेंगी। ये क्या होंगी, इकोनॉमिक एज द इकोनॉमिक फाउंडेशन फॉर जनरेटिंग वैल्यू। तो हमें अगर मतलब क्या, ये एक इकोनॉमिक फाउंडेशन होगी, मतलब पैसे के रिलेटेड हमें एक फाउंडेशन प्रोवाइड करेगी अगर हम लोग ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होगा फॉर मल्टीपल सस्टेनेबल बायो इकोनॉमीज़। तो इससे क्या होगा, हमारी जो मतलब मल्टीपल सस्टेनेबल बायो इकोनॉमीज़ हैं उनको हम लोग कंजर्व कर सकेंगे। बायो इकोनॉमीज़ क्या होता है, मतलब सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट करना, उसको बोलते हैं बायो इकोनॉमीज़। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होगा सस्टेनेबल तरीके से हमारे जो फॉरेस्ट हैं, जो बायो इकोनॉमीज़ हैं उनको कंजर्व करने के लिए, ठीक है। उसके हमें क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा रिसोर्स पीपल को, और फंड सर्विसेज जनरेट करनी पड़ेगी। उसके बाद द फ्यूचर ऑफ आवर वेटलैंड इकोसिस्टम विल डिपेंड ऑन हाउ वी आर एबल टू सस्टेन इकोलॉजिकल फ्लोज थ्रू रिडक्शन इन वाटर यूज इन की सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर बाय इनकरेजिंग चेंजेस टू लेस वाटर इंसेंटिव क्रॉप्स। तो हमारा जो फ्यूचर है ना वेटलैंड इकोसिस्टम का, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। वेटलैंड इकोसिस्टम क्या हो गया, मतलब जहाँ पे पानी वगैरह रहता है, ऐसी लैंड को हम लोग बोलते हैं वेटलैंड। तो वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वहाँ का मतलब वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशन है अपने इन्वायरमेंट के साथ, उसको बोलते हैं हम लोग वेटलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। तो जो उसका फ्यूचर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ऑन हाउ वी आर एबल टू सस्टेन इकोलॉजिकल फ्लोज थ्रू रिडक्शन इन वाटर यूज इन की सेक्टर्स। तो उसका फ्यूचर इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम लोग मतलब कैसे जो हमारा वाटर है ना उसको कम से कम यूज़ करेंगे, उसको रिडक्शन करेंगे उसका इन की सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में हम लोग कम से कम वाटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, बाय इनकरेजिंग चेंजेस टू लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इनकरेज करना पड़ेगा चेंजेस टू लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप, ताकि जो हमारी मतलब इनकरेज करना पड़ेगा लोगों को कि वो लेस वाटर जो इंटेंसिव क्रॉप है ना उनको ग्रो करे, और एग्रीकल्चर में कम से कम वाटर यूज़ करे, ताकि जो हमारी वेटलैंड है वो कंजर्व रह सकें, ठीक है। सच एज मिलेट्स को हम लोग मतलब उसमें यूज़ कर सकते हैं, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन वाटर रिसाइकलिंग इन अर्बन एरिया सच एज कम्बिनेशन ऑफ ग्रे एंड ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वाटर रिसाइकिल करने के लिए, ठीक है। तो अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, यूजिंग ए कम्बिनेशन, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ग्रे और ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलोगे ग्रे और ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। ग्रे हो गया मतलब पानी के रिलेटेड, मतलब जैसे ट्यूबवेल खोद के या फिर कुआं खोद के या फिर और किसी तरीके से हम लोग क्या करें, अगर हम लोग पानी को कंजर्व करें उसको बोलते हैं ग्रे। और ब्लू ग्रीन हो गया जिसमें पानी भी आ गया, इन्वायरमेंट भी कंजर्व होगा, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो पानी को भी कंजर्व करेगा। ब्लू मतलब पानी के रिलेटेड और ग्रीन मतलब इन्वायरमेंट के रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें करके हम लोग जो है वाटर का भी कम से कम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा जो वेटलैंड इकोसिस्टम है ना वो भी कंजर्व रहेगा, उसको भी हम लोग बचा सकते हैं। उसका फ्यूचर किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमें कम से कम वाटर को यूज़ करना है, और लोगों को क्या बोलना है कि आप लोग ऐसे क्रॉप को ग्रो करो जिसमें वाटर कम यूज़ करो, और हमें वाटर रिसाइकलिंग पे भी काम करना है बाय किसका यूज़ करके, ग्रे और ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके, ठीक है, जिसमें हम लोग पानी बचाने का भी काम करेंगे। और ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जिसमें हम लोग पानी और ग्रीन दोनों को इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करेंगे पानी को बचाने के लिए। उसके बाद एज फार एज द ग्रीन इंडिया
As far as Green India mission is concerned, implementation should be based on ecological रिस्टोरेशन। तो अगर हम लोग ग्रीन इंडिया मिशन की बात करें तो हमारा जो फोकस है ना वो किस पे होना चाहिए, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। मतलब जो जो हम लोग बायोडाइवर्सिटी जो हम लॉस कर चुके हैं इन्वायरमेंट में, उसको हमें दोबारा से वापस लाना है, रिस्टोर करना है, रैदर दैन ट्री प्लांटेशन एंड चूज साइट्स वेयर इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी इन लैंडस्केप्स फ्रेगमेंटेड बाय लीनियर इंटरसेक्शन। मतलब हमारा फोकस होना चाहिए इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन पे। मतलब हमको वापस से जो हम लोग बायोडाइवर्सिटी लूज़ कर चुके हैं, एनिमल्स लूज़ कर चुके हैं, उनको हमें वापस से रीस्टोर करना है, रैदर दैन ट्री प्लांटेशन। मतलब ट्री प्लांटेशन पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं भी होगा तो उस मतलब तब भी चलेगा। यहाँ पे ये चीज़ बोली है, रैदर दैन ट्री प्लांटेशन एंड चूज साइट्स वेयर इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिविटी। और ऐसी साइट्स को चूज़ करना जहाँ पे जो ये मिशन है वो क्या कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी करने के लिए। इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी क्या होता है, जैसे बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्या हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के पास सब साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, जैसे रेलवे ट्रैक बन गया, तो उसके जो दूसरे साइड वाले एनिमल होंगे वो इस साइड वाले एनिमल के साथ उनका इंटरेक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी। तो हमें मतलब फोकस होना चाहिए हमारा इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन पे, रैदर दैन कि ज़्यादा ट्री प्लांटेशन पे, या फिर ऐसी साइट्स को चूज़ करना जो कंट्रीब्यूट करें इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी मतलब बढ़ाने के लिए। ठीक है, इन लैंडस्केप्स, लैंडस्केप मतलब जो बड़ा एरिया हुआ लैंड का जो कि फ्रैगमेंटेड होता है, मतलब अलग होना, जो फ्रैगमेंटेड है किसकी, लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, वहाँ पे कुछ कुछ बना दिया है, उसकी वजह से वो अलग हो गया। ठीक है, उस पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए हमें रिस्टोर करना है इकोलॉजी को। ठीक है, उसके बाद furthermore choices of species and density should be informed by available knowledge and evidence on resilience under emerging climate and synergies and trade-offs with respect to hydrological service। उसके बाद और इन्होंने बोला है कि जो हमारी स्पीसीज़ हैं, मतलब जिनको हमें कंजर्व करना है, उनकी जो चॉइसेस हैं कि हमें कौन सी स्पीसीज़ चॉइस करनी है और उनकी डेंसिटी, ठीक है, मतलब कितने नंबर में है वो, शुड बी इन्फॉर्म्ड बाय अवेलेबल नॉलेज। वो हमें किस चीज़ से मतलब इन्फॉर्म होना चाहिए, हमें पता करना चाहिए या पता चलना चाहिए, जो भी हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है उससे। ठीक है, उससे हमें बताना चाहिए। ठीक है, एंड एविडेंस ऑन रेजिलियंस अंडर एमर्जिंग क्लाइमेट चेंज एंड एविडेंस ऑन रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब क्या होता है कि टफ सिचुएशन में भी मतलब तैयार रहना, किसी चीज़ को फेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग रहना, उसको बोलते हैं। और जो हमारे पास जो एविडेंस है मतलब रेजिलियंस के अंडर डिफरेंट क्लाइमेट चेंज, मतलब डिफरेंट क्लाइमेट चेंज में कौन कौन सी जो स्पीसीज़ है वो मतलब स्ट्रॉन्ग रहती है, डटी रहती है। ठीक है, उससे हमें क्या करना है, मतलब जो चॉइस है स्पीसीज़ की उस हिसाब से हमें रखनी है। ठीक है, उसके बाद एंड सिनर्जीज एंड ट्रेड ऑफ्स विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज। हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज क्या होती हैं, जो मतलब ये सर्विसेज है ना, जो ये हमें वार्निंग देती है, अगर कोई मतलब कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, कोई बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, उसको लेके हमें वार्निंग देगी, या फिर अगर वाटर जो है वो कम हो रहा है उसको लेके वार्निंग देती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज। और हमें किस चीज़ को देख के जो है इंफॉर्मेशन मतलब देनी है स्पीसीज़ की, कि एंड सिनर्जीज, सिनर्जीज मतलब होता है सहयोग देना, एंड ट्रेड ऑफ्स, ट्रेड ऑफ्स का मतलब क्या होता है, दो चीज़ों में कोई अच्छी चीज़ को चूज़ करना। ठीक है, जैसे मतलब आपने पिज़्ज़ा खाया लेकिन आपने आइसक्रीम नहीं खाई। ठीक है, मतलब एक चीज़ को सेक्रीफाइस करना और दूसरी चीज़ को चूज़ करना, दोनों के बीच में चूज़ करना। तो मतलब हमें कितना सहयोग मिल रहा है और हमें कितना ट्रेड ऑफ मिल रहा है, मतलब हम लोग सही चीज़ को चुन रहे हैं या गलत चीज़ को चुन रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज। हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज मतलब जो हमें वार्निंग मिल रही है उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमें जो है स्पीसीज़ है, जो मतलब चॉइसेस हैं स्पीसीज़ की, उस हिसाब से हमें उनको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, उनको बताना है। ठीक है, उसके बाद साइट सिलेक्शन शुड बी केयरफुली कंसीडर्ड फॉर द मैंग्रोव इनिशिएटिव विद ए ग्रेट एम्फोसिस ऑन डाइवर्सिटी ऑफ मैंग्रोव स्पीसीज़। और जो भी हमें साइट चूज़ करनी है किसके लिए, मैंग्रोव जो हमने उनको बचाने के लिए, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उनको बचाने के लिए जो हमने इनिशिएटिव लिया है, तो उसकी जो साइट्स है ना हमें उसको केयरफुली चूज़ करना है विद ए ग्रेट एम्फोसिस। एम्फोसिस मतलब हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, डाइवर्सिटी ऑफ मैंग्रोव स्पीसीज, मतलब जो अलग अलग स्पीसीज प्रेजेंट है मैंग्रोव की, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए विद रिटेंशन ऑफ द इंटीग्रिटी एंड कोस्टल मड फ्लैट्स एंड सॉल्ट प्लांट देमसेल्व्स। और हमें साथ साथ में किस चीज़ को भी रिटेन करना है, उनको तो कंजर्व करना है विद रिटेंशन। रिटेंशन मतलब रिटेन करना, बचा के रखना या फिर कंजर्व रखना। जो कोस्टल मड फ्लैट है मतलब जो समुद्र के साइड साइड में जो मड वगैरह है, या फिर जो सॉल्ट पैन है मतलब जो साल्ट के ढेर होते हैं वाइट कलर के,
क्योंकि एज दे टू इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के लिए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में हमें उनको भी कंजर्व रखना है, ठीक है। तो हमारा जो स्कीम है ना उसका हमारा फोकस मेन होना चाहिए इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करने का, ठीक है। उसके बाद लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, तो जो लोकल कम्युनिटी है ना वहाँ पे जो रहती है, जैसे फॉरेस्ट में रहती है, अगर हम उसको कंजर्व करना है तो उसकी इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है, ठीक है। फाइनली ईच ऑफ दिस एफर्ट्स मस्ट बी इंक्लूसिव ऑफ लोकल एंड नोमैडिक कम्युनिटीज वेयर दिस इनिशिएटिव विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो फाइनली ईच ऑफ दिस एफर्ट्स मस्ट बी इंक्लूसिव ऑफ लोकल, मतलब इंक्लूसिव मतलब होता है इन्वॉल्व होना, मतलब सभी चीज़ों का इन्वॉल्व होना। तो अगर हमें इन एफर्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है अच्छे से, तो इसमें लोकल कम्युनिटीज़ का भी हमें सहयोग चाहिए, ठीक है। वेयर दिस इनिशिएटिव्स विल बी इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पे जो ये इनिशिएटिव्स हैं, स्कीम्स हैं, वहाँ पे लागू होंगी तो वहाँ के लोकल का भी हमें सहयोग होना जरूरी है। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दिस कम्युनिटीज शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू द इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स। तो जो भी उनका ट्रेडिशनल नॉलेज है लोगों का, या फिर जो प्रैक्टिसेस करते हैं वो क्या करेंगे, शुड बी इंटीग्रेटेड, मतलब हमें उनको एक साथ जोड़ के उनको लेना है इनटू द इम्प्लीमेंटेशन प्लान, और हमारा जो प्लान है ना उसमें उनको हमें डालना है। मतलब जो भी वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उनको नॉलेज होगा कि कैसी जगह है, कैसी डाइवर्सिटी है, तो उनका जो नॉलेज है ना उसे हमें अपने प्लान में इंप्लीमेंट करना है, उसे यूज़ करना है हमें अपना प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। ईच ऑफ दिस प्रोग्राम्स हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रेटली इम्प्रूव दी स्टेट ऑफ आवर नेशंस बायोडाइवर्सिटी। तो जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं ना इन सब में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मतलब जो गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किए हैं टू इम्प्रूव द स्टेट ऑफ आवर नेशंस बायोडाइवर्सिटी। अगर हमें अपने नेशन की बायोडाइवर्सिटी को बचाना है तो ये मतलब जो प्रोग्राम है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इफ़ देयर इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड ऑन दी लेटेस्ट साइंटिफिक एंड इकोलॉजिकल नॉलेज, अगर जो इनका इम्प्लीमेंटेशन है ना वो इस हिसाब से होगा कि हम लोग जो लेटेस्ट साइंटिफिक मेथड है उनको यूज़ करेंगे और जो हमारा इकोलॉजिकल नॉलेज है उसको यूज़ करेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कारगर साबित हो सकती हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। एज ए कॉन्सिक्वेंस ईच प्रोग्राम शुड इंक्लूड सिग्निफिकेंट एजुकेशनल एंड रिसर्च फंडिंग टू क्रिटिकली अप्रेज एंड ब्रिंगिंग अवेयरनेस टू इंडियन बायोलॉजिकल बेल्ट। तो इसका मतलब कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, ईच प्रोग्राम इंक्लूड सिग्निफिकेंट एजुकेशनल एंड रिसर्च फंडिंग टू क्रिटिकली अप्रेज एंड ब्रिंगिंग अवेयरनेस। तो मतलब जो जितने भी ये प्रोग्राम है ना उसमें सिग्निफिकेंट एजुकेशनल रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च फंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। टू क्रिटिकली अप्रेज एंड ब्रिंगिंग, अगर हमें मतलब अवेयरनेस लानी है बायोलॉजिकल वेल्थ को लेकर तो हमें एजुकेशन में, रिसर्च में इन चीज़ों को डालना चाहिए। इन रिस्पॉन्स टू दिस नीड वी होप दैट द नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी विल बी इमीडिएटली लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। तो इसी चीज़ को लेकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक मिशन है MPSTIC, मतलब इसमें साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर है, तो ये जल्दी से लॉन्च होगा इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। दिस मिशन सीक्स टू हार्नेस दी पावर ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी नॉलेज फॉर ग्रीटिंग इंडिया एंड इट्स इकोनॉमी टू रिस्टोर एंड इनरिच अवर नेचुरल कैपिटल फॉर वेल बीइंग ऑफ आवर पीपल। तो इस मिशन का मतलब क्या है, हार्नेस करना, हार्नेस मतलब नियंत्रित करना, जो इंटर डिसिप्लिनरी मतलब हमारे पास नॉलेज है ना फॉर ग्रीनिंग इंडिया, उसको हम यूज़ करेंगे इंडिया को ग्रीन बनाने के लिए और उसकी इकोनॉमी को अच्छा बनाने के लिए। टू रीस्टोर एंड इनरिच अवर नेचुरल कैपिटल फॉर दी वेलबींग ऑफ पीपल, ताकि हमारी जो कैपिटल है उसको हम लोग इनरिच करें, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए, फॉर दी वेलबींग ऑफ आवर पीपल एंड टू पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर इन अप्लाइड बायोडाइवर्सिटी, और इंडिया को हम ऐसे ग्लोबल लीडर भी पेश कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड के सामने, ठीक है। तो ये आर्टिकल था आज का, एक एक लाइन को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन का बटन दबा दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपका कोई सजेशन होगा कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो प्लीज़ यार अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। जब भी वीडियो आएगा उसमें नोटिफिकेशन डाल दूंगा और PDF भी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा टफ वर्ड यूज़ करता है द हिंदू, इसीलिए मैं एक एक लाइन को समझा दिया। अब एक बार मेरे से पढ़ो, उसके बाद जाके खुद पढ़ो। ओके, जय हिंद।